आज के शो में। हुकूमत पंजाब के तरक्याती मंसूबे, शफाफियत पर उठते सवालात, अवामी मंसूबे, गैर शफाफ बिडिंग, क्या कवायदो जवाबित की धज्जियां, स्पीड, शफाफियत और क्वालिटी क्या महज दावों तक महदूद, पंजाब के अवाम क्या हुकूमती इक़दामात से मुतमईन। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मामला है गवर्नेंस से जुड़ा हुआ। आज हमने लाहौर में देखा है वकला की तरफ से जो क्लैश और फिर जो उसके बाद सूरत हाल नमूदार होती हुई हमें नजर आई। बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल पाकिस्तानी सियासत के तनाजुर में हो सकती है, लेकिन आज हम प्योरली बात करेंगे गवर्नेंस की। हम उन तरक्याती मंसूबों के बारे में बात करेंगे जिनकी अगर हजम की बात की जाए तो अरबों रुपए में बनती है। सिर्फ एक मंसूबा ऑरेंज लाइन का जिसका हजम 200 अरब से ज्यादा बनता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर पर किलोमीटर उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की जाए तो तकरीबन 6 अरब रुपए पर किलोमीटर उसकी कॉस्ट बनती है। मैं सिर्फ एक मंसूबे ऑरेंज लाइन या ऑरेंज ट्रेन की बात नहीं करता, मेट्रो बस की बात करें अगर पंजाब में, इसके अलावा दानिश स्कूल की बात करें, यहां पर रेडियो टैक्सी स्कीम की बात करें, यहां इसके अलावा जो दीगर मंसूबे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनिशिएट किए, बिलखुसूस वो मंसूबे जो टर्की और चाइना के इश्तराक के साथ लॉन्च किए गए। अब उसमें या तो लोन्स की सूरत में इश्तराक था या इन्वेस्टमेंट की सूरत में इश्तराक था। उन मंसूबों को जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुए, जो चाइनीज कंपनीज और तुर्की कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुए, तनकीद ये हुई कि इन अवार्ड जो कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हुए इस सिलसिले में इंटरनेशनल बिडिंग नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया, यानी बिडिंग नहीं की गई, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स की बिडिंग नहीं की गई। ये एक तनकीद है जो होती है। इसी तरह ये भी तनकीद होती है कि आपने इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए प्राइवेट कंपनीज को जो कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स थे इन कॉन्ट्रैक्ट्स के। ये भी एक तनकीद है जो तनकीद की हद तक अपोजिशन करती है पंजाब गवर्नमेंट के मंसूबों के ऊपर। और इसी तरह से ये तो तनकीद वाली साइड है, लेकिन जो मीडिया मैनेजमेंट शहबाज शरीफ साहब करते हैं, उस मीडिया मैनेजमेंट में जो अरबों रुपए वो इश्तिहारात की मद में खर्च करते हैं, उस मीडिया मैनेजमेंट में पंजाब हुकूमत ये साबित करने की कोशिश करती है कि स्पीड, क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये तीनों चीजें पंजाब हुकूमत के मंसूबों में पाई जाती हैं। अब आज हम बेनकाब करेंगे कि असल हकीकत क्या है। क्या असल हकीकत यह है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो अवार्ड होते हैं वो विदाउट बिडिंग होते हैं, या वाकई में ट्रांसपेरेंसी, स्पीड और क्वालिटी ये तीन अहम जुज हैं शहबाज शरीफ साहब के मंसूबों के। ये हकीकत आज बेनकाब करेंगे कि मीडिया पर जो एक इमेज पोर्ट्रे शहबाज शरीफ साहब की पंजाब हुकूमत की होती है थ्रू हिज मीडिया मैनेजमेंट, वो इमेज और उसके अलावा जो असल हकीकत है उसमें क्या फर्क है, या फिर वो सेम है या उसमें कोई वाज़े फर्क है। और अगर फर्क है तो आज उस तफरीक को, उस फर्क को हम बेनकाब करेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात हैं ये। तमाम सवालात पंजाब में उन तरक्याती मंसूबों से मुंसलिक भी हैं और उस तासुर से मुंसलिक भी हैं जिस तासुर को मीडिया के जरिए पोर्ट्रे बड़ी बेहतरीन तरीके से शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस और पंजाब गवर्नमेंट करती है, जिसमें कहा जाता है कि स्पीड भी है हमारे पास, ट्रांसपेरेंसी भी हमारे मंसूबों में है और क्वालिटी का मेयार जो है उस लिहाज से भी हमारे मंसूबे सर फहरिस्त थे और गवर्नेंस के मेयार के लिहाज से हम बेहतरीन हैं। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि मीडिया पर यह है, असल हकीकत क्या है ये हमें जाननी है। मेरे साथ सरदार दोस्त अहमद खोसा साहब इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप साबिक वजीर आला पंजाब हैं, अहम तरीन रहनुमा खुद रह चुके हैं नून लीग के। शायद हम सबसे बेहतर गवर्नेंस को पंजाब की आप खुद देख भी चुके हैं, गुजर भी चुके हैं और मामला को समझते भी होंगे। खोसा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड यही स्टार्ट प्रोग्राम करना चाहूंगा। सर ये चीनी कंपनीज, तुर्की कंपनीज जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत करती है पंजाब में, जो ऑरेंज ट्रेन बस का मंसूबा, मेट्रो बस का मंसूबा ट्रक को दिया गया, जो एग्जिम बैंक के जरिए लोन्स लिए गए, सर इनमें कितनी शफाफियत है? क्या ये चीनी है, तुर्की है, इस वजह से हम आंखें बंद कर लें कि ये बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट है या मामला गड़बड़ होता है इनमें? खुद साहब। सैफान देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या जो मंसूबे इन्होंने तय किए फ़ॉरेन कंपनीज़ के साथ, उनकी डिटेल्स कभी पाकिस्तान और पाकिस्तान की पब्लिक के सामने आई? गुड गवर्नेंस का नतीजा और शफाफियत का तो अमल ये होना चाहिए था कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करने से पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो पाकिस्तान की पब्लिक के सामने रखी जानी चाहिए थी
किन पैरामीटर्स के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट्स डिसाइड हुए, उनका स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, उनकी अफादियत कितनी है, उसकी फीजिबिलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें पब्लिक के सामने रखनी चाहिए थी, जो कि मेरे ख्याल में आज तक कभी किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ जो इन्होंने मुआहदे किए हैं, वो शफाफियत का जो पहलू है वो कभी आपके हमारे सामने नहीं आया। नहीं तो वो सर लाहौर हाई कोर्ट में भी जवाब जमा करा चुके हैं साहब के, क्योंकि ये मामला सीपैक के हैं और ये मामला जो है वो दो मुल्कों के दरमियान है, इसलिए हम इसको पब्लिक नहीं कर सकते कि हमने कितने पे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट किया, लोन कितने फीसद पे लिया या कितनी अमाउंट ली या क्या उसमें क्या नहीं था। मैं ऑरेंज ट्रेन के बारे में बता रहा हूँ, तो वो ये तौजी पेश करते हैं, ये दुरुस्त है को साहब? नहीं, सीपैक ऑरेंज ट्रेन कहाँ से हिस्सा आ गया? वो एक और प्रोजेक्ट है, ना ऑरेंज ट्रेन का सामने आया, ना मेट्रो बस का सामने आया, ना उससे पहले जो इन्होंने ये यहाँ पे सैनिटेशन के हवाले में जो लाहौर में इन्होंने टर्किश कंपनीज के साथ इन्होंने जो मुआहदे किए, किन बेसिस पे हुए, वो किसी के सामने कभी कोई डिटेल्स नहीं आई। मेरे सामने तो कम से कम नहीं आई, और किसी के सामने क्या आई होंगी? हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके आज तक इन्होंने कौन सा कोई हकीकत पर मबनी बयान जमा कराया है? ये इनका पैनामा का ट्रैक रिकॉर्ड ही आप उठा लें तो आपके सामने हर चीज़ आईने की तरह साफ हो जाएगी कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाके हाईएस्ट पैनल के सामने जो है जाके ये लोग झूठ बोलते रहे। तो हाई कोर्ट्स में या लोअर कोर्ट्स में जाके इन्होंने कौन सी सच्चाई पेश करनी है? अच्छा, इनको छुपाने की वजह साहब क्या हो सकती है? और क्या ये जो सब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ लोकल कंपनीज को मिलते हैं, वो कौन सी कंपनीज होती हैं? क्या उनमें कोई गड़बड़, यानी ये क्या वजह है कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद सब कॉन्ट्रैक्ट और फिर तासुर ये आता है कि इनके फ्रंट मैन्स को मिलते हैं? ये बात सही है? तासुर तो यही है, अगर आप तक ये तासुर है तो जाहिर बात है आप ही से हमें ये तासुर मिलता है जी। तो मतलब सर ये जो तमाम मंसूबे हैं इसमें तो शफाफियत के बड़े सवालात हैं को साहब, तो अब तक ये फिर पोर्ट्रे किस तरह कर लेते हैं कि हमारे पे स्पीड, ट्रांसपेरेंसी, और चाइना भी इनको कहता है जी शहबाज स्पीड, तो ये किस तरह कायम करके रखा हुआ है इन्होंने अभी तक को साहब? शहबाज स्पीड तो आपको नंदीपुर में भी नजर आ गई। शहबाज स्पीड आपको ये जो उकाड़ा और साहिवाल के दरमियान जो पावर प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया उसमें भी आपको नजर आ गई। शफाफियत और स्पीड जो है आपको वो मेट्रो में भी नजर आ गई, मुल्तान में भी और लाहौर में भी और पिंडी इस्लामाबाद में भी। यानी जो फिजिबिलिटी के मुताबिक जो मंसूबे इस वक्त खसारे में जा रहे हैं जी, उन पे अरबों खरबों रुपया खर्च करना, इसके पीछे की जो लॉजिक है वो आपको समझ आती है या नहीं आती, या मैं आपके लिए स्पेल आउट करूं? तो सर ये जो सारा मामला है इस पर, यानी लाहौर का मेट्रो का मंसूबा आज भी खसारे में जा रहा है, मुल्तान का मंसूबा जो है मेट्रो का वो आज भी खसारे में जा रहा है, पिंडी इस्लामाबाद का मंसूबा आज भी खसारे में जा रहा है। फिर खसारे यानी कि कौमी खजाने पे इतना बड़ा बोझ डालना, ये या तो किसी के मफाद में है या फिर बैड गवर्नेंस है। ये जो तमाम जो मेट्रो बस वगैरह चल रही है इस पर तो पंजाब हुकूमत सब्सिडी देती है, तो जो कंपनीज जिन्होंने ये लगाई, जिसे टर्क कंपनी है, उनके तो जो कॉस्ट थी या जो इन्वेस्टमेंट थी वो तो एक साल में शायद रिकवर हो गई होगी। लोग कहते हैं कि वो रिकवर कर चुके हैं अपनी कॉस्ट सारी। they've earned their interest, वो जो उनके जो प्रॉफिट्स है वो तो अर्न करके और जा चुके। अब तो जो मुर्दा है वो तो हम है, वो सब तालीम, भले वो लाहौर में हो, मुल्तान में हो या इस्लामाबाद पिंडी में हो। वो सब तालीम के हवाले से दानिश स्कूल, ये भी सस्ते तंदूर कहाँ गए, वो सस्ती रोटी के प्रोजेक्ट्स कहाँ गए, इस तरह के जो ढेरों इनकी गवर्नेंस के जो वो मार्क्स थे वो कहाँ गए, उनमें जो गवर्नमेंट ने खसारे भुगताए हैं उनका जवाबदेह कौन है? मतलब दानिश स्कूल पे क्या आपका मौकिफ है? क्योंकि ये इसके बारे में कहा गया PC1 भी नहीं, तो सर ये जल्दबाजी में अगर जो ये जो नजर आता है ये जल्दबाजी होती है, क्या होता है ये, या फिर ये कैलकुलेटेड मामला होता है? दानिश स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है मैं उसको गलत नहीं समझता। अच्छा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि नादार बच्चों के लिए और ऐसे तबके के लिए एक ऐसे स्टैंडर्ड का स्कूल होना चाहिए जहां पे एक मयार की तालीम मुफ्त फराहम की जाए, या फिर आप सारे पंजाब के अंदर और सारे पाकिस्तान के अंदर दानिश स्कूल्स बना दें और गवर्नमेंट का जो स्कूल्स का स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म कर दें। ये क्या तरीकाकार है कि वो गवर्नमेंट के जो हज़ारों स्कूल्स हैं जो प्राइमरी से लेके और हाई स्कूल तक हैं वो भी मौजूद हों, और फिर उनके पैरेलल जो है आप अरबों रुपए खर्च करके और दानिश स्कूल जैसे स्ट्रक्चर्स भी बना दें,
जिनकी बेसिक्स आप रखें कि जी ये बेसिस इनकी जो है, ये फिलंथ्रोपिस्ट आके जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिनको अल्लाह ताला ने हैसियत दी है वो कंट्रीब्यूट करेंगे और ये हज़ार 1500 बच्चियों का स्कूल जो है वो उनके सर पे चलेगा। बनाया ऐसे इलाकों में है जो ऑलरेडी अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज हैं, डिप्राइव्ड एरियाज हैं साउथ ऑफ पंजाब के, जहाँ पे लोग सुबह से लेकर रात तक अपने रोजगार के लिए जो है एड़ियाँ रगड़ रगड़ के बेहोश हो जाते हैं, वो कंट्रीब्यूट करेंगे स्कूलों को चलाने के लिए। जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, जहाँ पे एग्रीकल्चर सफ़र कर रही है, जहाँ पे कारोबार की सतह वो नहीं है जो आपको सेंट्रल या अपर पंजाब में नज़र आती है, वहाँ के लोग कैसे सपोर्ट करेंगे इन स्कूल्स को। और ये चीज़ मैंने जब ये कॉन्सेप्ट पेश किया गया था, मैं कैबिनेट में वाहिद मेंबर था जिसने इसके ऊपर एतराज़ किया था। अच्छा। और मैंने तब कहा था कि गवर्नमेंट को 100% ओनरशिप इन स्कूल्स को देनी पड़ेगी। उस वक्त उसके ऊपर एतराज़ किया गया। आज फिर गवर्नमेंट क्यों उनको ओनरशिप दे रही है? साहब ये जो तमाम मामला आप बता रहे हैं, ये क्या गवर्नेंस की बात आप करते हैं? सर आंखें खोलने के लिए काफी है, लेकिन साहब ये जो तमाम मामला ये मीडिया पे किस तरह मैनेज कर लेते हैं कि ये तासुर देने में कामयाब, या फिर कुछ हद तक कि जी पंजाब में तो करप्शन नहीं है, पंजाब में गवर्नेंस के लिहाज से बड़े अच्छे मंसूबे हमने शुरू किए हुए हैं, आवाम का दिल हम जीत रहे हैं, तो ये रियलिटी जो आप बता रहे हैं तो पंजाब में कहीं है बरक्स है इसके जो आप बता रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पंजाब में हुकूमत नहीं है। क्या आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं? आप किससे ये मजाक कर रहे हैं जी? किस सतह के ऊपर करप्शन नहीं है? इनके हाईएस्ट सतह पे करप्शन पकड़ी गई है, खुदा का नाम लें आप। जो इनकी पार्टी के सरबराह हैं, जो मुल्क के सरबराह थे बलिहाज औहदा, उनकी करप्शन पकड़ी गई है। जब चश्मा गंदा होगा तो क्या पानी साफ बहेगा नीचे? सही बात है। तो ये करप्शन जो है ये तो ऊपर की सतह से लेके और निचली सतह तक है। इनका तरीकाकार हमेशा ये रहा है, क्यों मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स लगाए जाते हैं डिपार्टमेंट्स में, जिलों में, तहसीलों में। जूनियर मोस्ट ऑफिसर्स को जिले दे दिए गए थे पिछले दौरे हुकूमत में, जिसको आपने बेनकाब किया था। आपने इन इश्यूज को उठाया था कि 17 ग्रेड के अफसर जो हैं वो जिले चला रहे थे जी, 18 ग्रेड के अफसरान जो हैं वो डिपार्टमेंट्स को चला रहे थे। किस लिए? इसीलिए कि वो जूनियर ऑफिसर्स को इस तरह से ऑब्लाइज करके सीनियर ऑफिसर्स जिनके थोड़े एक्सपीरियंसेस भी हैं, जिनका जहन भी था, जो इनके सामने सच और झूठ को झूठ कह भी सकते थे, उनको साइडलाइन क्यों किया गया पिछले दौर में? और आज भी चंद मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो है जी वो सारी हुकूमतें चल रही हैं। अच्छा को साहब ये बताएं। और मैं जाती तौर पे ये समझता हूं, सैफान, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी बोले। डिपार्टमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक डिपार्टमेंट का इंचार्ज सेक्रेटरी होता है। अच्छा। मिनिस्टर नहीं होता। अगर उस डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन हो रही है तो वो मिनिस्टर नहीं कर रहा, वो जाहिर बात है वो पूरा स्ट्रक्चर कर रहा है जो कि उस डिपार्टमेंट का इंचार्ज है। और किसी भी सियासी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं हो सकती, या उसको शायद रास्ता भी नहीं नजर आएगा किसी किस्म की मिस अप्रोप्रिएशन करने का, जब तक उसको उस महकमे के लोग रास्ता दिखाएंगे नहीं। सही। और वहां पे मनपसंद लोग बैठे हुए हैं इनके, स्टार्टिंग फ्रॉम अ सेक्शन ऑफिसर राइट अप टिल अ सेक्रेटरी। देखो साहब ये बताएं सर, ये क्योंकि मैं जब हम देखते हैं ये सूरत हाल के 200 अरब का मंसूबा, और ये लिखा जा रहा है, बाकायदा बातें की जा रही हैं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो रेल सिस्टम ये लगा रहे हैं ऑरेंज मेट्रो का, 200 बिलियन 6 बिलियन पर किलोमीटर कॉस्ट, और अब तो शायद और एस्केलेट कर चुकी है। वहीं सूबे में हम सुन रहे हैं कि लोग हर दिन एक बच्चा वेंटिलेटर ना होने की वजह से वो शहीद हो जाता है। मैं शहीद कहूंगा क्योंकि वो तो गफलत की वजह से गया ना हुकूमत की। और इसी तरह से वहीं हम ये सुनते हैं कि पानी की रिसोर्सेज नहीं है, लोग जो है इस वक्त उस वजह से परेशान है, किसान परेशान है। वहीं हेल्थ के हवाले से और स्कूलों के हवाले से हम ऐसी अबतर सूरत हाल सुनते हैं। तो को साहब ये प्रायोरिटी किस तरह मैनेज, रिसोर्सेज मैनेज हो रही है? पंजाब प्रोबेबली टुडे जी, पंजाब में आज मेरे ख्याल में हेपेटाइटिस और यरकान जो है वो अपनी हाईएस्ट पीक पे है। हर घर के अंदर आज यरकान का जो है मर्ज मौजूद है, हेपेटाइटिस का मर्ज मौजूद है, और उसकी बेसिक वजह है साफ पानी न होना। इनको अरबों खरबों के मंसूबे लगाना एक एक शहर में जो है वो तो याद आते हैं, और इसके ऊपर कई दफ़ा मैंने आवाज़ तब भी उठाई थी। मैं आज भी इसके ऊपर जब भी किसी फोरम पे जाता हूँ मैं आवाज़ उठाता हूँ कि क्या पंजाब सिर्फ लाहौर, पिंडी और फैसलाबाद और सियालकोट जैसे शहरों पे है? सही। लाहौर की पेरिफेरीज में अगर आप चले जाएं, वहाँ पे साफ पानी पीने का नहीं है। आप ज़रूर ये मंसूबे बनाएं, लेकिन पहले वो बेसिक ज़रूरियात पूरी करें जिनके लोग हकदार हैं।
यहाँ पे आपको साफ पीने का पानी मुहैया नहीं है, आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, आपके पास एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है। डे बाय डे आप देखें हर गली की नुक्कड़ के ऊपर प्राइवेट स्कूल्स खुल रहे हैं और उन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर तादाद बच्चों की ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर दिन ब दिन बच्चों की तादाद कम होती जा रही है, बिकॉज वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है और प्राइवेट स्कूल्स में है। तो पहले इन चीज़ों को पूरा करें, उसके बाद जब ये हो जाएं तो आप ज़रूर इस तरह के मंसूबे बनाएं, लेकिन शफाफियत से और ईमानदारी से बनाएं। बड़ी हैरानकुन बात है खुद साहब, क्योंकि अब अगर ये बड़े बड़े मंसूबे और ये मामला जो है अरबों रुपए के हैं, ये छोटे मोटे मंसूबे नहीं है जिनमें अंदर अगर पेपरा कवानीन को फॉलो नहीं किया गया और उनको डिस्कार्ड करते हुए आपने विदाउट एनी बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्ड कर दिए, तो खोसा साहब इनके सामने कोई कानून है? सर ये फिर कानून नहीं है, तो ये तो इनके लिए कोई कानून है? हम खिलाफ वर्जी धज्जियां आप उड़ा रहे हैं कवायद और ज़वाबित की, इसमें तो कोई फिर दूसरी राय नहीं है। वेयर इज नैब? ये तो अगर सिंध में तो बहुत से केसेस देखे जिस तरह के मामला को उठाया जाता है। जब यहाँ शर्जील मेमन साहब इसी वजह से तो अंदर थे कि जी वो अंदर नहीं बाहर थे मुल्क से, बल्कि अब अंदर होने के लिए उन्होंने बेल ली हुई है, नहीं हो सके कि उन्होंने पेपरा रूल्स को फॉलो नहीं किया था एडवर्टाइजमेंट देते हुए। नैब ने इस वजह से उनके खिलाफ केस बनाया था। ये तो बड़े बड़े 200 अरब रुपए के मंसूबे हैं। बाकायदा मैनेज किया जाता है सैफान साहब, इन सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। फॉर गॉड सेक्स, आप ऐसे शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे आप समझ सकते हैं, इन चीज़ों को देख सकते हैं और देख रहे हैं। इन चीज़ों को हर सतह के ऊपर मैनेज किया जाता है। अब इस पूरी सूरत में साहब ये यानी जो यहाँ पर जो आंखें यानी जो लोग इस वक्त हैं मजमूई तौर पर पंजाब के जो अवाम है, आपका राब्ता उनसे है, वो पंजाब हुकूमत की जो असल हकीकत है, चेहरा है, वो उनके सामने खुलकर आ चुका है, या अभी लोग आप समझते हैं कि वो ये समझते हैं, इस तासुर में है कि गवर्नेंस है, या वो कंप्लीटली अब पनामा के बाद तो खुलकर आ गया इस असलियत कि इट इज ओवर नाउ, इट इज लाइक कंप्लीटली करप्ट? दो पहलू आपके सवाल के दो पहलू हैं। आपके सवाल के दो पहलू हैं। एक की मैं मिसाल आपको यूं देता हूं, क्या आप अपने पूरे तजर्बे से ये कह सकते हैं कि पंजाब में पुलिस का रवैया तब्दील हो गया? बिल्कुल। कहाँ रवैया तब्दील हुआ? बिल्कुल वैसी का वैसी है, अबतर हुआ है। नहीं हुआ ना, बदतर हुआ है। सो वर्दी तब्दील करने से पुलिस के रवैये तब्दील नहीं होते कि इन्होंने एक रिवायती वर्दी को तब्दील करके एक नई वर्दी इंट्रोड्यूस कर ली, तासुर ये देने की कोशिश करें कि पुलिस का रवैया ही तब्दील हो गया। तो इनका हर अमल जो है वो कॉस्मेटिक है। साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, उसकी बुनियाद आपको कहीं नहीं नजर आएगी। सर मैं इस बात को यहीं से जोड़ेंगे और इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पंजाब के अहम तरीन मंसूबे, शफाफियत का लिबादा और ट्रांसपेरेंसी और स्पीड की बातें करना, क्या वाकई में आवाम भी कबूल करती है इन चीजों को या नहीं करती है? हमारे साथ दोस्त अहमद खोसा साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब भी हैं और अहम तरीन इंकशाफात कर रहे हैं गवर्नेंस के हवाले से पंजाब में। आफ्टर दिस ब्रेक मजीद अहम हकाइक बेनकाब होंगे, मेरे साथ रहिएगा। हमारे जाली निकल रहे हैं, दूध हमारा जाली निकल रहा है, टीके हमारे जाली निकल रहे हैं, माएँ हमारी अस्पतालों में तड़प रही हैं। ऑपरेशन थिएटर में जो हालत है वो आप देख लें, क्या हालत, माएँ बहनें बुजुर्ग जिनको दवाई के हसूल के लिए जो मुश्किलात उनको झेलनी पड़ती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। हैरानकुन बात यह है कि जिन तमाम चीज़ों की निशानदेही मीडिया करता रहता है, जैसे मिसाल के तौर पे अस्पतालों की बात करते हैं, अस्पतालों की हालत ज़ार की बात करते हैं, खुद जब किडनी सेंटर जाते हैं शहबाज शरीफ साहब तो उनको भी वो तमाम चीज़ें नज़र आ जाती हैं। और हैरानकुन तौर पर कि कोई वो काम जो कि एक लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या मेयर को करने चाहिए, वो वज़ीर आला साहब अहकाम दे रहे होते हैं। ये सब भी हम देख रहे होते हैं कि इज इट अ पार्ट ऑफ मीडिया मैनेजमेंट? जब रेन कोट पहन के बारिश के अंदर उसी रोड के ऊपर जब पानी भरता है, सालों से भरता आ रहा है, आज तक वो पानी भरता है, वहीं शहबाज शरीफ साहब की फोटो खिंचती है उस हैट और रेनकोट के अंदर, वही फोटो वही हर साल वही दोबारा रिपीट होता है। हम ये देखते हैं कि क्या ड्रेनेज सिस्टम नया नहीं दे सकते? क्या वजह है कि वो फोटो खींचने का इंतजार होता है कि बारिश होगी तो वहीं जाके वही फोटो खींचनी है दोबारा और फिर ये दिखाना है कि मैं बारिश के पानी में उतरकर आवाम के रिलीफ के लिए मौजूद हूं। बड़े अहम सवालात हैं पंजाब गवर्नेंस के ऊपर। दोस्त अहमद खोसा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप खुद वजीर आला पंजाब रहे हैं। खोसा साहब आपकी तरफ दोबारा आते हुए, सर क्या पंजाब की आवाम की आंखें खुल चुकी हैं? शहबाज शरीफ साहब का स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है कुछ और, दिखाते कुछ और है, इट्स अ शो ऑफ बेसिकली। You'll see that in 2018 इलेक्शंस, अगर इलेक्शंस हुए 2018 में तो अच्छा, लेकिन खोसा साहब ये जो पब्लिक का रिस्पांस जो है वो आप 2018 में देख लीजिएगा। देखिए खोसा साहब ये इस वक्त तो कोई अब रिस्पांस गेज करने का कोई इस वक्त वो आपके पास आला नहीं है ना। सही, ये तो पता लगेगा 2018 के इलेक्शंस में।
अच्छा साहब, ये जो खुद जाकर ये जो एक्शन लेते हैं अस्पतालों में जाकर, जैसे 2 दिन पहले किडनी सेंटर गए, वहां जाकर उन्होंने बताया कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, ये नहीं है, ये जो होता है अमल, जब अपनी तनकीद खुद कर रहे होते हैं, तो इज इट सेल्फ अकाउंटेबिलिटी या फिर ये प्रमोशन होती, क्या हो रहा होता है ये खुद साहब? मेरे ख्याल में तो खुद को नंगा कर रहे होते हैं। ये खुद अपने इलाज जाके कराते हैं बरतानिया में, और लोग यहाँ पे अस्पतालों की सीढ़ियों पे एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाते हैं। What does that show and what does that prove? Good governance. अच्छा, अभी आपने अहम तरीन कुछ आपने बताया था कि कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं जो चुने हुए खास हैं, वही तमाम फैसले। तो पंजाब में असल हुकूमत क्या इन ब्यूरोक्रेट्स की है, कुछ मिनिस्टर्स की है, हमजा शहबाज की है, यानी खुद मेन आप समझते हैं जो ड्राइव कर रहा है पूरी गाड़ी को पंजाब में, जो चल रही जैसी भी चल रही है करप्शन और तमाम चीजों के साथ, कौन चला रहा है? 3 टेयर्स हैं। अच्छा, 3 टेयर्स हैं जो इस वक्त तक हमारी नज़र के सामने है। तो 3 टेयर्स हैं। बेसिकली तो 1 मैन शो ही है, शहबाज शरीफ साहब ही हैं। फिर उन्होंने कुछ अपने पावर्स जो हैं वो डेलीगेट की हुई हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब को, जो 90 शारा कायदे आज़म पे माल रोड पे बैठते हैं, उनका दफ्तर यूज़ करते हैं। किस कैपेसिटी में करते हैं मैं नहीं समझ सकता, लेकिन करते हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब का कुछ डिप्यूटेड स्टाफ है CM सेक्रेटेरिएट का, जो उनकी असिस्टेंस पे वहाँ पे और 180 एज पे मौजूद होता है। किस कैपेसिटी में होता है? हालांकि 300 कई MNAs पाकिस्तान के और भी हैं, उनको ये फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं है, उनकी साहिबजादे को ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो मुहैया हैं। किस कैपेसिटी में है, ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर आती है उनकी मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स की टीम। अच्छा, क्योंकि जो लोग काम करने वाले हैं उनको तो बाहर रखा जाता है, जो इनके काम करने वाले हैं वो ज़रूर महकमों में नज़र आते हैं। अच्छा सर, तो ये अभी रिसेंटली हमने देखा था कि ये अस्पताल का MS, अब आप खुद एक मिसाल कोट करें कि इन्होंने किसी अस्पताल का राउंड किया और वहां पे जाके इन्होंने बड़े नोटिस लिए हैं, तो उस अस्पताल के MS को आपने या मैंने तो तैनात नहीं किया था। अगर वहां की हालत अबतर है तो उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, क्योंकि इन्होंने वहां का स्टाफ जो है वो तैनात किया हुआ है। तो अकाउंटेबिलिटी तो इनकी होनी चाहिए, पूछगछ तो इनसे होनी चाहिए कि इस तरह के अफसरान तो आपने अपॉइंट किए, मैंने या आपने तो नहीं किए। साहब, ये जो कर्जे इन्होंने लिए चाइना आज भी आप सरकारी अस्पतालों में DHQs में चले जाएं, मैं आपको पूरे दावे से ये बात कर रहा हूं, दयानतदारी से, अल्लाह ताला बड़ी बात से महफूज रखे, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, इसलिए मैं आपको ये बात कर रहा हूं। आप आज किसी सरकारी अस्पताल में DHQ THQ में चले जाएं, अगर वहां पे आपको सरकारी तौर पर दवा मुफ्त मिल जाए, जो कि इनका बड़ा एक दावा था कि जी हर अस्पताल में जो है वो मुफ्त दवाई मरीजों को फराहम होगी, तो जो आप सजा मुकर्रर करेंगे मैं वो उठाने को तैयार। सर, ये किडनी सेंटर ही गए थे ना, तो वहां दवा नहीं मिल रही थी मरीजों को, जिस पर उन्होंने नोटिस लिया कि क्यों नहीं दवा मिल रही मरीजों को। स्पेसिफिक सेंटर है ना वो, तो आप कह रहे हैं पूरे पंजाब में नहीं, स्पेसिफिक सेंटर है ना, किडनी सेंटर है जी। मैं आपको कह रहा हूं कि आपके जो DHQ और THQ अस्पताल हैं जिलों में और तहसीलों में, वहां पे भी ये सहूलियात मुयस्सर नहीं है, तो कहां जा रहा है वो करोड़ों का पैसा? साहब, ये जो कर्जे लेते हैं इस पर तो बिलखुसूस एग्जिम बैंक से जो 6% पे उन्होंने लिया है कर्जा, जो हमारे सामने तफसीलात अब आई है जिस तरह से 6% की, सर कहा जाता है कि एक अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए 0.5% पर ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक कर्जा दे रहा था, इन्होंने एग्जिम बैंक से 6% पर लिया ये लोन। तो खोसा साहब, ये वजह क्या आपको समझ में आती है, या हैव यू एनी एक्सपीरियंस और एनी पर्सनल नॉलेज की वजह क्या हुई कि इस तरह 1.5% और एक 6%? बड़ी एक सादी सी बात है। देयर आर मेनी सक्सेसफुल मॉडल इन द वर्ल्ड। इन्हीं इंटरसिटी मेट्रोज के बड़े बड़े सक्सेसफुल मॉडल्स दुनिया में मौजूद हैं। किसी एक को उठा लें, उसकी कॉस्ट को उठा लें और उसकी कॉस्ट को आप जो है वो कंपेयर कर लें जो ये ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं उसकी कॉस्ट के साथ। सही, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कंपैरिजन अगर आप चाइना से कर लें, आप इस पर जहां 2013 में मेट्रो बस बनी थी उन ममालिक से भी कर लें, तो ये दिस वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेट्रो बस जब लाहौर में 2013 में बनाई थी, और अभी भी जो ट्रेन बनी है ये व्हाई आप खुद कह रहे हैं, तो क्यों इतना एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट क्यों लेके आए? इससे बेहतर प्रोजेक्ट्स, इससे सस्ते प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए जा सकते थे। आप ही के पाकिस्तानी सैफान साहब, हमारे बुजुर्ग और हमारे भाई गल्फ में जाके, दीगर दुनिया के ममालिक में जाके, दे आर डूइंग वंडर्स। लेकिन यहां पे आपको तुर्कियों की जरूरत है, यहां पे आपको चाइनीज की जरूरत है, यहां पे आपको दीगर ममालिक के इंजीनियर्स और कंपनीज की जरूरत है। वाई नॉट गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू योर ओन पाकिस्तानीज जो बाहर जाके और कमाल दिखा रहे हैं?
सिर्फ इस वजह से कि उन पाकिस्तानियों से इनके हिस्से नहीं मिलने और इन कंपनीज के जरिए इनको हिस्से मिलेंगे। अच्छा खुद साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपके सामने रखना चाह रहा हूं, क्योंकि ये भी हमने सुना है और मैं इससे पूछना चाहूंगा आपकी क्या इस बारे में इल्म है, क्योंकि आप यकीनी तौर पर एक्सपीरियंस और फिर नॉलेज दोनों के लिहाज से बरतर हैं यहाँ पर। ये हमने सुना है जी कि प्राइम ये जो लैंड होती है, ये एग्रीकल्चर लैंड को लिया जाता है सस्ते दामों में, और उस लैंड को हासिल करने के बाद फिर उसके इर्द गिर्द डेवलपमेंट काम होता है, रोडें बनती हैं, पानी की लाइन ये वो डलती हैं, जिससे जमीन की कीमत दुगनी तिगनी हो जाती है, और फिर उसके बाद वो जमीन पर जो मुनाफा होता है वो फिर करोड़ों में बात चली जाती है। जो जमीन 1 लाख एकड़ में ली वो शायद और बहुत बढ़ गई, या 1000 एकड़ में ली वो 1 लाख एकड़ की हो गई। साहब ये क्या कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग सूबे पंजाब में हुकूमत पंजाब से कर रहे हैं, या ये तासुर गलत है, ये ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, ये तो बहुत कुछ हो रहा है, इस तरह से तो बहुत कुछ हुआ है, इतनी ज़्यादा ये सब कुछ हुआ है कि आप उसका मेरे ख्याल में अकाउंट भी नहीं ले सकते। अच्छा। लेकिन 2010 में इन्होंने लाहौर में एक कमर्शलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जो उस वक्त इनका बैड फॉर्चून और मेरे लिए भी शायद वो एक बड़ी मुश्किल बात थी कि वो मेरे महकमे के सपोर्ट की गई। 7 एरियाज़ आइडेंटिफाई किए गए। उन 7 एरियाज़ में हमें बाद में ये पता लगा, जब हम अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जाते थे, फेज़ 1 में गए तो हमें कंप्लीशन से पहले रोक दिया गया कि जी इसको छोड़ें और फैलाने को शुरू कर दें। अच्छा। बाद में सेक्रेटरी ऑफ माय डिपार्टमेंट केम टू मी एंड सेड कि जी मैं तो इस गंद में अपने हाथ नहीं गंदे कर सकता, बिकॉज ये प्रोसेस सारे चल रहे हैं। इन्हीं के मनपसंद लोग जो हैं पहले उन एरियाज़ में जाके और ज़मीनें ख़रीदा करते थे, फिर उस एरिया की कमर्शलाइजेशन जब शुरू करते थे तो जाहिर बात है उसकी लैंड वैल्यू जो है वो स्काई रॉकेट करती थी, उस वक्त वो लैंड सेलिंग होती थी। और ये स्कैम, मैं तो आपको सिर्फ ये एक बात बता रहा हूँ, आप इनके पंजाब में शुरू किए हुए हर मेगा प्रोजेक्ट कि अगर तय में चले जाएं उनके ऊपर, जिस तरह से ये JIT बनी है उसी तरह से उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर JIT बन जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको क्या डिटेल्स बताऊं। अहम मुतालबा है आपका खोसा साहब, आप कह रहे हैं JIT बन जाए, तो ये तो एक नहीं कोई कितने रेफरेंसेस तैयार नैप के नजर आते हैं इस वक्त, क्योंकि ये तो हमने ऑरेंज लाइन जिक्र किया है, मेट्रो बस जिक्र किया है, सारी बात है, और ये होना चाहिए जी, क्यों ना हो जी, क्यों ना हो, होने चाहिए। दिस इज पब्लिक मनी। लेकिन सर ये जिसके ऊपर ये हजारों कनालों पे महलात बना के बैठे हुए हैं, दुनिया के कोनों के अंदर इनके घर और इनके महलात मौजूद हैं, इनसे कोई पूछने वाला है? अहम तरीन इंकशाफात हैं साहब, यानी ये फैक्ट्स तो थे और आप जो बता रहे हैं बात आंखें खुल रही हैं यकीनी तौर पर। जो पंजाब में, सूबे पंजाब में असल हाल है गवर्नेंस का, अमेरिका में इनकी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, इंग्लैंड में इनकी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, टर्की में इनकी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, स्पेन में सुना है इनकी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। किन नामों पे मौजूद हैं ये तो फिर कमीशन बनाए ना इनके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट बनाए कमीशन इनके ऊपर, और जो इन्वेस्टिगेट करे इन मामलात को। पाकिस्तान के अंदर तो जो पोशीदा प्रॉपर्टीज इनकी निकलेंगी सो निकलेंगी, दुनिया के कोनों से इनकी पोशीदा प्रॉपर्टीज निकलेंगी, जैसे अब निकली हैं पैनामा के अंदर। अच्छा, जिसको वालिद कहता था मेरी नहीं है, औलाद कहता था मेरी नहीं है, बेटी कहती थी भाइयों की है, भाई कहते थे बेटी की है, फिर इन सारों ने आपके हमारे रिवाज के मुताबिक जो हमारा एक इस्लामिक कल्चर है, सर ये जब हमारा कोई खानदान का कोई फर्द, सैफान साहब मेरी एक मिसाल सुन लें आप, जी, जब खानदान का कोई फर्द हमारे माशरे में फौत होता है तो उसके कफन दफन से पहले जनाजे पे कहा जाता है कि जी अगर इसने किसी का कुछ लेना देना हो तो जो वरसा हैं वो लेने देने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही होता है या नहीं होता? बिल्कुल। इस खानदान ने पहली दफ़ा ऐसी रिवायत पैदा की है कि उन्होंने कहा है जी ये तो वालिद साहब मरहूम ने जो कुछ किया था, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि इन्होंने ऐसे शख्स पे वो सारा मलबा डाल दिया जो आज इस जहान में नहीं है। सही। ये मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं। अच्छा साहब, मैं एक चीज आपसे, क्योंकि अब आखिरी लोग अपने गुजरे हुए बुजुर्गों के या अपने गुजरे हुए फैमिली मेंबर्स के हालात को पे पर्दा डालते हैं। सही। इन्होंने हर चीज उठा के उस बुजुर्ग के जिम्मे डाल दी जो आज इस जहान में नहीं है। ठीक है, एक चीज लास्ट नहीं साहब, और फिर भी पकड़े गए। अच्छा, अमन अमान के हवाले से साहब, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका ताल्लुक डायरेक्ट आवाम से है। अब आप हैं साथ मौजूद, तो सर ये जो बार बार तब्दीली होती है पुलिस फोर्स में, डॉल्फिन, उसके अलावा शाहीन, यानी मुहास, पता नहीं मुहाफिज, सर ये जो बार बार तब्दीली होती है, आपने यूनिफॉर्म में तब्दीली का जिक्र किया था, अमन अमान की हालत सूरत हाल क्या है? छोटू गैंग, और उसके बाद कल हमने देखा था 7 पुलिस अफसरान फिर दोबारा अगवा, अताउल्लाह करके कोई उसका स्प्लिंटर ग्रुप था, उसने अगवा किए थे। तो कितनी सूरत हाल बेहतर हुई है या अब तक क्या हुआ है इस वक्त पंजाब में इस हवाले से?
अमन अमान के हवाले से? देखिए, मैंने तो आपको पहले अर्ज किया कि वर्दी तब्दील होने से कोई अहलियत तब्दील नहीं हो जाती या कोई रवैये तब्दील नहीं हो जाते या कोई बेहतरी नहीं आ जाती। जब इन्होंने पिछली दफ़ा कच्चे का ऑपरेशन राजनपुर का शुरू किया था, मैंने तब भी ऑन एयर ये बात की थी कि पुलिस में हमारी ये अहलियत नहीं है कि वो जाके इन मार्शलैंड्स में या इन कच्चे के इलाकों में जो है जाके इस तरह के हालात में उनको फेस कर सकें जी। और नतीजा उसका यही हुआ, दर्जनों वहाँ पे बेचारे ज़ख्मी हुए, दर्जनों वहाँ पे अगवा हुए और कई वहाँ पे शहीद हुए बेचारे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है? आज ये कल की जो आप मिसाल कोट करें कच्चे के हवाले से कि 7 पुलिस एहलकार जो है अगवा हो गए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? और क्या शो करती है आपके अमन अमान की सूरत हाल पंजाब के अंदर? आपका डेली स्ट्रीट क्राइम का रेशो जो है वो बढ़ा है। सब मैं माजरत हूं आपको कम नहीं हुआ कट करते हुए, लेकिन मुझे लास्टली बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर, ये भी मॉडल आपने पूरा स्ट्रक्चर देखा है ना ब्यूरो, आपने बता दिया कितने टेयर्स में हेराकरी जो हायरार्की है इस पर गवर्नेंस की, वो भी बता दिया। मॉडल टाउन का जिम्मेदार कौन है? आपने तो करीब से देखा है गवर्नेंस को, आपके नजदीक शहबाज शरीफ साहब ने अहकाम दिए होंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली आपके नजदीक मॉडल टाउन का? जिस मौके पे मॉडल टाउन का वाकया हुआ था, वहां से अगर कोई जोर से चीख भी मारे तो मेरे ख्याल में वो शहबाज साहब के घर तक पहुंच जाएगी।